हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज हम आपके लिए DPP3 का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। DPP3 का क्वेश्चन हम 2 दिन पहले टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए थे और वहाँ पे बोला भी गया था बच्चों को सॉल्यूशन करने के लिए। कुछ बच्चे सोल्व करके भेजे भी हैं, तो आज हम उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अब तक के पढ़ाई नहीं कर रहे, पता नहीं अपने माइंड में क्या सोच बैठा करके रखे हुए हैं कि पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। यानी कि कुछ नेगेटिव जनरलाइजेशन करके हैं। तो हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अगर हमारे मन में कोई नेगेटिव आ जाता है या फिर 2 चीज़ों को हम किस तरह से जनरलाइज करते हैं। जैसे कि अभी कोरोना को लेकर के बहुत ज़्यादा अफवाह भी फैल रही है ना। कई सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आती है ना कि अभी कल परसों मेरे पास एक मैसेज आया कि ये मंत्र, मतलब कोई मंत्र था, है ना, कि ये मंत्र अगर पढ़ लीजिएगा तो कोरोना नहीं होगा, जो कि मतलब बेफिजूल की बातें हैं। अच्छा, एक और मैसेज फैल रहा होगा, आपके फ़ोन में भी आ रहा होगा ऐसा मैसेज कि 5G टेस्टिंग की वजह से कोरोना फैल रहा, मतलब 5G जहाँ जहाँ पे आया है वहाँ वहाँ पे कोरोना ट्रांसमिट हो रहा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर अब तक के आप इस चीज़ को मान रहे होंगे कि 5G की वजह से कोरोना फैल रहा है, तो आप आज से ये चीज़ को मानना छोड़ दो। बिल्कुल गलत है कि 5G की वजह से कोरोना फैल रहा है ना। जब मतलब ऐसा नहीं है कि कई सारे ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पे 5G अब तक के स्टार्ट भी नहीं हुआ, वहाँ तक के अभी तक के 5G का टेस्टिंग नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ भी कोरोना है। जैसे ईरान को देख लो, ईरान में 5G अभी तक के नहीं आया, लेकिन वहाँ भी कोरोना है। तो कोरोना एक बीमारी है जो कि बायोलॉजिकल टर्म है ना। और 5G जो है वो इलेक्ट्रिकल टर्म है, यानी कि फिजिक्स में आता है वो, कि कोई भी चाहे वो 5G हो चाहे वो 4G हो, वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकती है ना। एनर्जी को ट्रांसमिट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आता है उसको ट्रांसमिट कर सकता है, बट वायरस को थोड़ी ना ट्रांसमिट करेगा। वायरस जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म को ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक ये उसी तरह से है जैसे कि अगर हम चूना का पानी को देखें तो वो भी सादा दिखता है, और दूध को भी देखेंगे तो वो भी सादा दिखेगा, बट चूना के पानी को हम दूध थोड़ी नहीं मान लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चूना के पानी को भी दूध मान करके खुद तो मान ही लिए हैं और दूसरों को भी मनवा रहे। यानी कि डर का पूरा माहौल फैला हुआ यार, हर जगह पे डर का माहौल फैला हुआ। जिधर जाओ तो कुछ ना कुछ हर दिन नया नया आ रहा, नया नया इवेंट हो जा रहा, जो कि 2 चीज़ों को मिक्स करने से ऐसा होता है। अगर हम मान लो कि कोई ऐसा घटना हो रहा है, उसको हम कोई दूसरे चीज़ से मिक्स कर देंगे ना, तो ऐसा होने वाला है कि जैसे 5G को कोरोना से मैच कर रहे हैं, तो ये गलत है। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए कि 2 चीज़ों को मिक्स करने से क्या नुकसान होता है। तो एक बार एक बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो अचानक से क्या हुआ कि उसका बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, है ना। बहुत उसका बिजनेस ठीक ठाक से चलने नहीं लगा। जैसे अभी कोरोना महामारी को लेकर के कई सारे लोगों का बिजनेस ठप हो रहा है ना। तो ठीक उसी तरह से वो बिजनेसमैन का कुछ दिनों से उसका बिजनेस में सिर्फ नुकसान हो रहा था, सिर्फ घाटा हुए जा रहा था। तो वो बड़ा परेशान था बिजनेसमैन कि क्या हो रहा है ना, कैसे संभाले अपने बिजनेस को। लोन पे लोन होते जा रहा, कर्ज में वो डूबा जा रहा था बिजनेसमैन। तो ऐसी परेशान हाल में एक दिन वो रास्ते से जब जा रहा था तो एक साधु उसको मिला, और साधु जब मिला उसको तो साधु जी उससे पूछा, मतलब उस बिजनेसमैन से पूछा कि क्या बात है बेटा, इतना घबराए हुए क्यों। तो बिजनेसमैन जो है मतलब बोला कि क्या बताए बाबा, कुछ दिनों से मेरा बिजनेस जो है बहुत घाटे में जा रहा है, हम बहुत नुकसान सह रहे हैं, मतलब कर्ज में डूबे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो साधु बोले कि तुम्हारा शादी हो चुका है। तो बिजनेसमैन बोला कि हाँ मेरा शादी हो चुका है। तो बोला कि तुम कभी अपनी पत्नी के हाथ के बनाए हुए खाने का तारीफ किए हो। तो वो बिजनेसमैन बोला नहीं, कभी तो ऐसा नहीं किए बाबा। तो बोला तुम्हारा काम वहीं पर अटका हुआ है, तुम जाओ घर में और जब तुम्हारी पत्नी तुमको खाना ला के दे तो खाना का तुम तारीफ करना, तुम खाना का तारीफ करोगे तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो सोचा कि बड़ा सिंपल बात है यार, है ना, खाना का तारीफ करेंगे मेरा बिजनेस मतलब सही हो जाएगा, बिजनेस संभल जाएगा मेरा। वो बड़ा खुश होकर के घर आता है, और खुश होने के बाद जब घर आता है तो उसकी वाइफ है ना खाना निकालती है, तो खाना ला करके देती है। तो जैसे ही वो बिजनेसमैन एक वाला खाना अपने मुंह में लेता है ना, मुंह में खाना लेते के साथ एकदम तारीफ करना शुरू करता है, खुल के तारीफ करता है। ओ भाग्यवानी है ना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम तो जो खाना बनाती हो वो आज तक के कहीं पे बना ही नहीं है ना। तो उसकी वाइफ जो है थोड़ा सा चौंकती है कि पता नहीं आज क्या हो गया है, जिंदगी में कभी तो तारीफ नहीं किए हैं, आज तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देती है। लेकिन फिर से वो दूसरा निवाला लेता है तो फिर वैसे तारीफ करता है कि वाह कमाल का तुम सब्जी बनाती हो, है ना,
ऐसा सब्जी तो आज तक के हम खाए ही नहीं है। तो उधर से उसकी वाइफ जो है एक किचन से बेलन उठा करके लेके आती है और लाने के बाद अपने हस्बैंड पे मारना शुरू करती है। बोलती कि आज तक के हम 5 साल से, मेरा शादी हुआ है, 5 साल से हम खाना बना रहे हैं, एक बार भी तुम मेरी तारीफ नहीं की हो, और आज दूसरा के घर से खाना बन के आया है तो तुम तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो, है ना। तो ठीक उसी तरह से हम लोग के साथ भी होता है कि हम चीज़ों को समझते नहीं है पहले, है ना, और बिना समझे हुए हम एक्टिव करना शुरू करते हैं। जैसे कि वो बिजनेसमैन, पहले वो पता नहीं किया कि खाना वाइफ बनाई है या फिर बाहर से आया बन के, और बिना समझे हुए ना, बिना पता किए हुए वो उस पर एक्टिव हो गया। तो हम लोग भी ऐसे लाइफ में करते हैं यार कि कोई भी चीज़ है, कुछ भी हो रहा है, जैसे इतना ज़्यादा नेगेटिविटी अभी फैल रही है ना, मार्केट में, फ़ोन में, कहीं पर भी देखो, न्यूज में, हर जगह पे नेगेटिविटी है। तो कम से कम आप पॉजिटिव रहिए, एकदम अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखिए। और जैसे कि हम क्वेश्चन देते हैं, और ये मेरा कहानी बताने का ये मकसद था कि कई सारे बच्चे का ये कहना है कि सर 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो हम पढ़ते ही नहीं है, पहले ही मेरे मन में होने लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। यानी कि पहले ही वो अपने आप को जनरलाइज कर देता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, जबकि वो कोशिश नहीं करता, बिना कोशिश किए हुए वो अपने आप को सोच लेता है कि हमसे नहीं बनने वाला। तो ये गलत है। आप कोशिश करो, गलत तो गलत, सही तो सही। सही करने के लिए हम, है ना, अगर सोचो कि तुमको सब कुछ आ ही जाता तो फिर तुम पढ़ते क्यों, है ना, तुम 12 में क्यों आए हो। तो ये सब चीज़ अपने माइंड में लेके आओ यार कि तुमको अगर सब कुछ आता, पहले से सब कुछ पता रहता तो तुम पढ़ाई करते ही नहीं आता तब तो तुम पढ़ रहे हो, और नहीं आएगा तुमको तो फिर हम तो है ना बताने के लिए, लेकिन आप एकदम कोशिश नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो आप कोशिश कीजिए, अपने मन में खुद से जनरलाइज मत कीजिए, है ना, नहीं तो बेलना का मार आपको भी लगेगा कुछ दिन के बाद। तो ठीक है, हम आज DPP 3 का सॉल्यूशन करेंगे, और कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट कीजिए हमको। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैराड है। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम प्रविष्ट किया जाए, प्रविष्ट मीन्स इंसर्टेड, यानी कि परावैद्युत माध्यम लाकर डाल दिया जाए, जिससे धारिता 15 माइक्रोफैराड हो जाती है, तब संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। हमसे क्या बोला गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी धारिता 3 माइक्रोफैराड वायु में है। यानी कि अगर प्लेटों के बीच का माध्यम वायु हो, प्लेटों के बीच का माध्यम क्या हो, वायु, तो उस टाइम में धारिता कितना है, 3 माइक्रोफैराड। लेकिन अगर उस प्लेट के बीच में हम कोई परावैद्युत ला करके डाल दे तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, 15 माइक्रोफैराड। तो उस परावैद्युत की विद्युतशीलता क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो हमसे क्वेश्चन में पहले धारिता जब प्लेटों के बीच वायु भरा हो, यानी कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है ना। तो उस टाइम में प्लेटों के बीच हवा भरा हुआ है, तो उस टाइम में जो इसकी धारिता दी हुई है C = कितना है, 3 माइक्रोफैराड है ना। तो सपोज हम मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी D है और हर एक प्लेट का जो एरिया है वो एरिया A है। तो एरिया हमको मिल गया, एरिया कितना मिला, A। प्लेटों के बीच की दूरी कितना मिल गया, D। प्लेटों के बीच माध्यम कौन सा है, हवा। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का C = ε0 A/D होता है। अब C = ε0 A/D, और C हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से 3 माइक्रोफैराड। कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रोफैराड। आगे बोला गया है अगला नंबर में, सेकंड केस है कि जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम को लाके डाल देते हैं, जब प्लेटों के बीच माध्यम हो, यानी हवा के अलावा कोई और माध्यम हो, तो उस टाइम में धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ε0 × εr A/D, ये फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है कि जब प्लेटों के बीच हम कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को लाके डालते हैं तो उस टाइम में इसकी धारिता 15 माइक्रोफैराड हो जाती है।
C इज इक्वल टू 15, एप्सिलॉन नॉट वैसे रहने दो इनटू एप्सिलॉन आर ए डी। प्लेटों के बीच की दूरी सेम है ना, कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड, वहाँ पे 15 है, माइक्रोफैराड में है, ये भी माइक्रोफैराड में है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको इप्सिलॉन आर मिल जाएगा। हमसे पूछा है माध्यम की विद्युतशीलता, तो माध्यम की विद्युतशीलता जो होता है, आप कूलम्स लॉ में पढ़े होंगे, तो इप्सिलॉन एम बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। तो माध्यम की विद्युतशीलता इप्सिलॉन एम बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर होता है। तो सबसे पहले तो हमको इप्सिलॉन आर फाइंड करना पड़ेगा, तब जा करके माध्यम की विद्युतशीलता फाइंड होगा। तो हम क्या करते हैं कि सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करने पर, तो सेकंड क्या है मेरा 15, फर्स्ट क्या है 3, माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कैंसिल हो जाएगा। सेकंड में क्या है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। उसके बाद फर्स्ट में क्या है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर है यहाँ तक? अब देख रहे हैं डी से डी कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, 3 पचे 15। देयरफॉर इप्सिलॉन आर का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया है, 5 आ गया। इप्सिलॉन आर का वैल्यू 5 आया, लेकिन हमको क्या बोला गया है, माध्यम की विद्युतशीलता यानी इप्सिलॉन एम निकालना। तो इप्सिलॉन एम निकालेंगे, तो चूंकि इप्सिलॉन एम इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो जो चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कई बार आपको बोला गया है कि जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो आप उसका नोट्स बनाइए, ठीक है, उसका आप चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया था, तो वहाँ पे बोले भी थे, हम लोग क्लास में भी बोले थे कि आप चार्ट बना करके ला के दे दो, जिसका अच्छा रहेगा बना उसको हम कोचिंग में भी लगा देंगे। लेकिन अब तक के किसी का नहीं आया है, और अभी काम आता है। अगर आपके पास चार्ट रहेगा तो आप देख लोगे एक बार में कि अच्छा किसका फार्मूला क्या होता है, किसका मान क्या होता है। तो इप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना आया, 5 आया। 5 से इसको मल्टीपल कर दोगे तो 5 पचे 25, 8 पचे 40 और 2 42, 8 पचे 40 और 4 44। तो 44.25, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो 44.25 इंटू 10 टू द पावर -12, ये इप्सिलॉन एम का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो ये आंसर है आपका। सेकंड क्वेश्चन, एक बार 1 मिनट छोड़ दो, मतलब 1 आध सेकंड के लिए छोड़ दिया ना। चलिए उतार लीजिए इसको, स्टार्ट। चलो तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 18 माइक्रोफैराड है। इसकी प्लेट के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत तांक वाला माध्यम से भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता 72 हो जाती है। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले बोला है कि एक संधारित्र है जिसका वायु में धारिता 18 माइक्रोफैराड है। कई सारे लोगों का, मतलब 10-11 लोग मेरे पास आंसर भेजे हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ये वाला क्वेश्चन सही था, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन ईजी भी है, फिर भी बहुत सारे लोग तो कोशिश किए हैं, कुछ लोग तो अभी तक सो के हैं। तो बोला गया कि वायु में इसकी धारिता क्या है, 18। देखो जब भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब भी रहे कि पहले ये था बाद में ये था, तो मन में आना चाहिए कि 2 इक्वेशन बनेगा। कितना समीकरण बनेगा? 2 समीकरण। तो वैसे यहाँ पे भी है, आगे कई सारे आएंगे। जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि पहले प्रतिरोध इतना था, तार की लंबाई खींच के दुगनी कर दें तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले और नया, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो समझ जाना है कि 2 समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर भी 2 समीकरण बनने वाला है, क्योंकि पहले 18 था, बाद में 72 हो जा रहा। तो एक बार तो 18 के लिए बनाएंगे समीकरण, दूसरा 72 के लिए बनाएंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो चाहिए हमको वैल्यू वो मिल जाएगा। तो पहले वाला है ना, फर्स्ट केस के लिए, फॉर फर्स्ट केस, तो पहले में वायु में है। वायु में धारिता कितना दिया हुआ है? वायु में धारिता 18 माइक्रोफैराड है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, पहले तो लिखेंगे डेटा। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18 माइक्रोफैराड। किस चीज में है? वायु में। तो हम क्या करते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की कल्पना करते हैं।
समांतर प्लेट संधारित्र प्लस और माइनस से मिलके बना हुआ है। बीच की दूरी इसका कितना है, d, हमने मान लिया, ठीक है। और प्लेटों का जो एरिया है वो एरिया हमने a माना है। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र बन के तैयार हो गया। बीच की दूरी कितनी है, d, प्लेटों का एरिया कितना है, a, है ना। और धारिता, जब इसके बीच हवा भरा हो तब धारिता कितना है, 18 माइक्रोफैराड है। d है, a है, तो धारिता के लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। c का वैल्यू 18 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। ये एक इक्वेशन बन गया। अब हम सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस में क्या होगा, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, 18 तक के तो क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी प्लेट के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए। यानी पहले जो प्लेट के बीच की दूरी d था, अब इसको क्या करें हम 3 गुनी कर दें, यानी कि 3d कर देंगे। पहले था कितना d, अब हम इसको कितना कर देंगे 3d। अगर हम यहाँ पे पहले 100 मानते तो अब कितना हो जाता 300, पहले 50 मानते तो फिर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो चाहे आप कुछ भी मान लो, आंसर वही आने वाला है। d मानो तो भी आंसर वही आएगा, 50 मानोगे तो भी वही आएगा, 1000 मानोगे तो भी वही आएगा। एरिया भी कुछ भी मान लोगे, आंसर सेम आने वाला है ना। तो इसलिए हम लोग नंबर नहीं लेते, क्योंकि नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुना भाग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे अल्फाबेट वाला वैल्यू ले लिए। तो सेकंड केस में क्या कह रहा है ना कि दूरी को 3 गुनी कर दी जाए। तो अगर हम सेकंड केस के लिए देखें फिगर देखें, तो फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा, प्लस माइनस, पहले दूरी था d, अब दूरी कितना हो गया 3d। और क्या कह रहा है कि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक वाला माध्यम डाल दें। मान लो कि प्लेटों के बीच में हम इप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाला, आपेक्षिक परावैद्युतांक वाला हम माध्यम डाल दिए, ठीक है। तो सेकंड केस में देख रहे हैं कि दूरी कितना हो गया 3d, परावैद्युतांक इप्सिलॉन r का वैल्यू कितना मान लिए हमने, एप्सिलॉन r मान लिए। तब हमसे बोला गया कि इसकी धारिता जो होती है वो 72 हो जाती है। मतलब कि दूरी को दुगना करते हैं और उसके बीच में माध्यम लाके भर देते हैं ना, तो उसका धारिता कितना हो जाता है 72। इसकी धारिता बढ़ जाती है, पहले था 18, अब बढ़ के कितना हो गया 72 हो गया। तो C इसका हो गया 72 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए कि कितना परावैद्युत डालें, किस मान वाला परावैद्युत डाल दें कि उसका वैल्यू 72 हो जाए। यानी एप्सिलॉन r का मान पूछा हमसे। हम फिलहाल यहाँ पे माने हैं एप्सिलॉन r, इसलिए लिख दिए। तुम चाहो तो यहाँ पे एप्सिलॉन r इक्वल टू वाट लिख सकते हो। तो अब इसके लिए एक इक्वेशन बनेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, जब बीच में कोई माध्यम आ जाए हवा के अलावा, तो हमारी इक्वेशन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r a बाई डी। ये फॉर्मूला हो जाता है मेरा, ठीक है। अब देखेंगे इसको C डैश मान लेते हैं, क्योंकि C मैच कर रहा होगा। तो C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, C डैश का वैल्यू भी दिया हुआ कितना 72, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r a, बट दूरी कितना हो गया अब 3d, पहले था d, अब कितना हो गया 3d। ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हमको काम क्या करना है, सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन r निकल जाएगा। सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो सेकंड क्या है मेरा 72, इधर कितना है 18, माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कैंसिल हो गया। उसके बाद देखेंगे 72 के बगल में कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r a बाई 3d। उसके बाद इधर देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। देखो d से d कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट a से एप्सिलॉन नॉट a कैंसिल, तो 72 बाई 18 इज इक्वल टू, इधर बचा एप्सिलॉन r बाई 3, है ना। अब इसको देखो, 18 चौक 72 और 4 को 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12। देयरफॉर एप्सिलॉन r बराबर कितना आ गया 12। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 12 मान वाले परावैद्युत को अगर बीच में डाल देंगे तो धारिता 18 से कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो चलिए, जिसका नहीं बना था अपने से वो बना लीजिएगा, चुप बैठ के नहीं रहना है। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और सनम में क्या रखा है,
चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र दो वृत्ताकार प्लेटों से मिलकर बना है। प्लेटों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और प्लेटों के बीच की दूरी 1 mm है। यदि इस प्लेट का 100 वोल्ट का विभवांतर संधारित्र पर आरोपित किया जाए तो प्लेटों पर आवेश का मान क्या होगा, है ना। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि दो वृत्ताकार प्लेट से हम क्या करते हैं, एक संधारित्र बनाते हैं, है ना। मतलब ऐसे कुछ मान लो कि दो वृत्ताकार प्लेट से संधारित्र बनाए और प्रत्येक प्लेट की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। मतलब दोनों गोला जो है ना एक के ऊपर एक है। जैसे आप चूड़ी देखते हैं ना, चूड़ी अगर देखिएगा तो एक चूड़ी और दूसरा चूड़ी दोनों का साइज अगर सेम है तो अगर दोनों चूड़ी को हम सामने ऐसे ला के रख दे तो जो शेप बनने वाला है ठीक वैसा ही है ये समांतर प्लेट संधारित्र। तो दो वृत्ताकार प्लेट ले लिए, 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है इसका। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² से गुना करेंगे। चलो बहुत अच्छा। बीच की दूरी, दोनों चूड़ी के बीच की जो दूरी है यानी दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है d, ये d कितना दिया हुआ है, 1 mm, है ना। तो d का वैल्यू दिया हुआ है 1 mm यानी 1 × 10⁻³ मीटर। mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। अब मिली को जब हटाएंगे तो कितना से गुना करेंगे, 10⁻³ से गुना करेंगे। अब आगे बोला गया ना कि जैसे ये संधारित्र बन के तैयार होता है वैसा ही हम क्या करते हैं कि एक बैटरी लेके आते हैं 100 वोल्ट का और ला करके जोड़ देते हैं। कितना का, 100 वोल्ट का, है ना। तो 100 वोल्ट का बैटरी ला के जोड़ दिए। तो हमसे बोला गया है कि संधारित्र में कितना आवेश जमा होगा, ये हमसे पूछा गया, आवेश का मान पूछा गया। तो देखो हमने पढ़ा है संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, Q/V। तो अगर हम आवेश निकालें तो आवेश निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए Q बराबर CV, और इस फॉर्मूला में भी चाहिए और क्या चाहिए, C चाहिए। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में भी तो दिया हुआ है ऑलरेडी, बट C नहीं पता है हमको। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, C करना है ना। तो C कैसे निकालेंगे, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है ε0A/d, ये फॉर्मूला होता है। यानी C निकालने के लिए हमको एरिया चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस भी दिया हुआ है बट एरिया हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको एरिया निकालना है। देखो क्या क्या करना था, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया आवेश। आवेश निकालने के लिए पहले हमको धारिता निकालना पड़ेगा और धारिता निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो प्लेट का एरिया निकालना है। तो प्लेट कैसा है, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब देख रहे हैं आर का वैल्यू 8 × 10⁻², पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना दिया हुआ 8, 8 का स्क्वायर 64 और 2 दूना कितना हो जाएगा, -4। तो ये इसका एरिया निकल गया। अब C निकाल लेंगे, 8.85 × 10⁻⁻12, ये ε0 का मान हुआ। एरिया का मान कितना आया, 3.14 × 64 × 10⁻⁻4 बटा D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 mm यानी 1 × 10⁻³ मीटर। ये C निकल गया। अब हम Q निकाल लेंगे। तो Q बराबर क्या होता है, C भी। C का वैल्यू कितना आया, 8.85 × 10⁻⁻12 × 3.14 × 64 × 10⁻⁻4 बाई 10⁻⁻3। इधर नहीं दिख रहा, कहाँ, ये पूरा नहीं दिख रहा। C का वैल्यू देखो आया 8.85 × 10⁻⁻12 × 3.14 × 64 × 10⁻⁻4 चलो बाई 10⁻⁻3 और V का वैल्यू कितना है, 100 है ना। तो 100 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, गुना भाग आप कर लीजिए, है ना, आपका आंसर कंप्लीट। यहाँ से देखोगे 1 2 3, यहाँ से हटाए तो आप 100 लिखें, यहाँ से भी पावर हटाओगे तो 100 लिखोगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 885 × 64, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 बटा 3 में से 2 जाएगा 1 -1। 885 को 64 से गुना कर लो
-1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 885 गुने 64 गुने 10⁻⁻15। ये Q का वैल्यू आएगा, इतना कूलम। तो ये तीनों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नए लेक्चर में मिलते हैं आपसे। वन